फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी का चैप्टर चल रहा था बच्चों। कौन सा? प्लांट पैथोलॉजी हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने इससे पिछली एक वीडियो आ गई थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत किस प्रकार से हुई, उस चीज़ के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक जानकारी पड़ी थी। आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा जिनके थ्रू आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, बात करते हैं कि रोग क्या होता है, डिजीज़ किसे बोलते हैं। तो रोग एक क्या होती है, हानिकारक प्रक्रिया होती है जो निरंतर उत्तेजना के कारण का कारण होता है। रोग क्या होता है भाई? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, निरंतर उत्तेजना क्या होती रहती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण रोग हो जाता है। और रोग के अंदर कुछ क्या होते हैं, पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रोग बोला जाता है, या डिजीज बोला जाता है, या साधारण भाषा में बोले तो बीमारी। उदाहरण के लिए नींबू का कैंकर रोग, ठीक है ना, ये आपको रोग का उदाहरण दे दिया। और भी आप किसी भी रोग का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं बेर का छाछा रोग होता है, और आपका क्या होता है, अमरूद का मलानी है, कपास का नर में, मतलब जितने मर्जी रोग, तो आप कितने भी उदाहरण दे सकते हो रोग के। अब बात करते हैं रोगजनक क्या करते हैं। देखिए, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये आएगी कि रोगजनक किसे कहते हैं। तो देखिए, रोगजनक क्या होते हैं? वे जीव, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, देखिए, रोगजनक क्या होता है? वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग उत्पन्न करे, जो रोग उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे? रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं। कोई भी जीव जो रोग उत्पन्न कर रहा है वो पैथोजन हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आपके दे दिया, जैसे जैंथोमोनास जीवाणु। जैंथोमोनास जीवाणु क्या करता है, हम पढ़ेंगे आगे। जैंथोमोनास जीवाणु जो है, इसकी वजह से आपका जो क्या होता है, सिट्रस पर, ये जो जेंथोमोनास होता है आपका जो जीवाणु है, ये क्या करता है, सिट्रस वंश होता है। सिट्रस वंश किसका होता है? आपका नींबू, संतरा, अनार, अनार क्या, सॉरी, संतरा, किन्नू, ये सारे सिट्रस वंश की क्या है, पौधे हैं। तो इन सारे के अंदर जो क्या करता है, जेंथोमोनास होता है, वो रोग उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं, देखिए, किसकी? परजीवी। परजीवी क्या होते हैं भाई? आप दो डेफिनेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, उनको ढंग से समझना क्या होती है। देखो, एक होता है परजीवी, एक क्या होता है, परजीवी, और दूसरा क्या होता है, परपोषी। क्या होता है? परपोषी। एक तो आपका परजीवी और एक आपका है परपोषी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ढंग से समझना देखना। परजीवी क्या होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं। देखो, हम उदाहरण लेते हैं मानव। हाँ, देखो, मानव के शरीर पर जूं, मानव के शरीर पर जूं, इसको समझते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, अब जूं जो है वो मानव के शरीर के ऊपर रह रही है, मतलब ये जो जीव है जूं, ये किसी अन्य जीव, मतलब हमारे यहाँ मानव के शरीर के ऊपर रहती है। तो ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव या किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, वहीं पे वृद्धि करते हैं, वहीं से पोषण लेते हैं, वहीं पे गुणन करते हैं, तो ऐसे जीवों को परजीवी बोलेंगे। तो इस केस में जो आपकी जूं है, ये क्या हो गई? परजीवी हो गई। ये क्या होगी? परजीवी। अब दूसरा आती है परपोषी। तो परजीवी जीव जिसके ऊपर रहता है, परजीवी जीव जिस जीव के ऊपर रहता है, उस जीव को परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी। जैसे कि जूं जो है आपकी मानव के ऊपर रहती है, तो आपका जो मानव है वो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? परपोषी हो गया या होस्ट हो गया, ठीक है ना। और जूं आपकी क्या हो गई? परजीवी। तो पढ़ते हैं, देखो, वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि और गुणन करता है, उसे परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई मर्जी जीवाणु भी परजीवी हो सकता है, कवक भी परजीवी हो सकती है, फाइटोप्लाज्मा भी हो सकता है ना, ये सारे हैं। अब देखना, बात करते हैं परपोषी के बारे में। ये मृत जीवी अभी अपने डिस्कस करेंगे। परजीवी को आश्रय देने वाले जीव को क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। परजीवी जो जीव होता है उसको आश्रय देने वाले जीव को क्या बोलते हैं? परपोषी। या आपके आगे देखिए, अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है, जिस पर परजीवी क्या करता है, जिस पर परजीवी आक्रमण करता है तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परपोषी बोलते हैं। देखिए, आपके परपोषी की डेफिनेशन दे रखी है। परपोषी क्या होता है? ऐसा जीव जिसके ऊपर या तो परजीवी रहता है, उसे परपोषी बोल सकते हैं, या ऐसा जीव जिसके ऊपर क्या होता है, जो परजीवी आक्रमण करता है और उसे पोषण लेता है, उसे क्या बोलते हैं?
परपोषी बोलते हैं। ठीक है, परपोषी याद रखिएगा। ठीक है, परजीवी समझ में आ गया, परपोषी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो एक ऊपर आई थी डेफिनेशन मृतजीवी, क्या मृतजीवी। तो ऐसे जीव, क्या भाई, ऐसे जीव जो मृत जीवों से, जो मृत जीवों या मृत पदार्थों से, पदार्थ बढ़िया रहेगा शब्द, ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से क्या लेते हो, अपना भोजन लेते हो। क्या लेते हो, अपना भोजन। जो मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हो, ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मृतजीवी। उन्हें क्या बोलते हैं, मृतजीवी। जैसे आपकी कुछ कवक होती हैं, वो मृतजीवी होती हैं, समझ में आ रही है, मतलब वो मृत पदार्थों से भोजन लेती है। तो आपको उम्मीद है परजीवी समझ में आ जाएगा। जो परपोषी के ऊपर रहता है उसे परजीवी बोलते हैं। ठीक है, और मृतजीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत पदार्थों से क्या लेता है, अभी पोषण लेता है, उसे मृतजीवी बोलते हैं। और परपोषी क्या होता है, जो परजीवी, परजीवी जिस जीव के ऊपर रहता है उसे परपोषी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगली अपनी परिभाषा आ गई अतिवर्धन। क्या आ गया, अतिवर्धन और अतिवृद्धि। इन दो चीज़ों को समझना है, क्या होती है अतिवृद्धि और अतिवर्धन। अतिवर्धन को तो बोलते हैं कि भाई क्या, हाइपरप्लासिया, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। तो देखो अतिवर्धन क्या होता है भाई, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, अतिवर्धन बोलते हैं। याद रखिए अतिवर्धन क्या होता है। ये मान लो कोई परपोषी है, ये परपोषी है, ठीक है ना, परपोषी की संख्याओं में, परपोषी की कोशिकाओं के अंदर क्या हो रही है, कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है। मान लो ये वृद्धि हो रही है कोशिकाओं की संख्या के अंदर। अब देखो ये, जब परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है परपोषी का आकार भी बढ़ेगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस वृद्धि को क्या बोलते हैं, अतिवर्धन। क्या बोलते हैं, अतिवर्धन। अब अतिवृद्धि देखते हैं भाई, जब परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी होने के कारण होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, अतिवृद्धि। देखो अतिवर्धन क्या होगा, जब परपोषी की आपकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, उस कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ मतलब परपोषी का आकार बढ़ रहा है, उस वृद्धि को तो बोलते हैं अतिवर्धन। अब अतिवृद्धि क्या होती है, जब कोशिकाओं के आकार, जब परपोषी की कोशिकाओं का आकार बढ़ा हो, जैसे मान लो ये परपोषी है, इसकी कोशिकाएं पहले इतनी इतनी थी, अब इसकी, ये परपोषी है, अब इसकी कोशिका का आकार इतना बड़ा हो गया, तो कोशिकाओं के आकार बड़े होने से जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं अतिवृद्धि। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली परिभाषा देखते हैं अपनी कि अविकल्पी परजीवी। क्या आ गई, अविकल्पी परजीवी। देखना क्या होता है, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऐसा परजीवी जीव, ठीक है ना, जो केवल अन्य जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता हो, उसे क्या बोलते हैं, अविकल्पी परजीवी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब, अविकल्पी का मतलब क्या होता है भाई, इसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अविकल्पी परजीवी का क्या मतलब है भाई, अविकल्पी का मतलब विकल्प ना होना, मतलब विकल्प ना होना। विकल्प क्या होता है भाई, विकल्प ना होना, विकल्प का मतलब चॉइस। अविकल्पी परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जो सिर्फ जीवित परपोषियों पर ही जीवित रह सकते हैं, उसके अलावा किसी पर भी जीवित नहीं रह सकते। अगर परपोषी होगा तभी ये क्या कर सकते हैं, अपनी वृद्धि और अपना गुणन कर सकते हैं, वरना ये नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है, तो वही लिखी हुई है बात। देखो ऐसा परजीवी जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता हो, अन्य जीवित जीव के अलावा, जैसे मान लो ये कोई परजीवी है, ये दूसरा जीवित जीव है, ये क्या है तुम्हारा जीवित जीव, जीवित जीव। तो अगर ये जीवित जीव होगा तभी ये परजीवी आपका, ये वाला जो परजीवी है, ये इस जीवित जीव के ऊपर वृद्धि भी कर लेगा, गुणन। और ये जीवित जीव नहीं है तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है भाई, ये वृद्धि भी नहीं करेगा, गुणन भी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तकक्षय या नेक्रोसिस क्या होता है। कोशिकाओं तथा उत्तकों का मृत होना क्या कहलाता है, उत्तकक्षय कहलाता है। बड़ा आसान है ये परिभाषा, उत्तकक्षय, उत्तकों व कोशिकाओं का मृत होना उत्तकक्षय। ठीक है, अब हरिमहीनता देखते हैं। हरिमहीनता मतलब हरे से पीला होना, देखना मतलब हरा रंग ना रहना। हरिमहीनता का मतलब क्या, हरे रंग का धीरे धीरे चले जाना। तो पौधों के हरे भागों से पर्णहरित नष्ट होने के कारण क्या होता है अभी, जो पौधे के भाग होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को आपकी क्या बोलते हैं, हरिमहीनता बोलते हैं। तो हरित लवक का नष्ट हो गए, या क्या होता है पर्णहरित का नष्ट हो गए, क्या अभी पौधे का पीला पड़ने की प्रक्रिया को हरिमहीनता बोलते हैं। उत्तकक्षय कोशिकाओं या उत्तकों का नष्ट होना। अब देखते हैं संचरण क्या होता है या ट्रांसमिशन। पहले तो संचरण का मतलब समझे भी, संचरण का मतलब क्या है,
एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। संचरण का मतलब क्या था? ये आपका संचरण है। संचरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब देखें कि रोग जनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। उदाहरण क्या है? सफेद मक्खी द्वारा पर्ण टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु का संचरण। ठीक है, तो संचरण का मतलब क्या होता है? एक पौधे से, मतलब संचरण का मतलब ये तो रोगों के संचरण का मतलब है, ठीक है ना। वैसे संचरण का मतलब क्या है? संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो रोगों के संचरण का मतलब क्या है? कि आपके रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाना, वो क्या हो गया? आपका रोगजनक का संचरण या रोग का संचरण हो गया, ठीक है ना। उदाहरण दे रखे अभी कि देखो सफ़ेद मक्खी जो होती है ना आपकी, क्या आपकी सफ़ेद मक्खी जो होती है वो टमाटर के पर्ण कुंचन क्या होता है? विषाणु का संचरण करती है। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु का जो वाहक होता है, वाहक मतलब जो किसी चीज़ को लेके जाता है, वाहक क्या होता है? जैसे अब इस विषाणु को एक जगह से, इस विषाणु को कौन से? टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह पे कौन लेके जा रहा है? ये सफ़ेद मक्खी। तो इसका मतलब सफ़ेद मक्खी क्या है? वाहक है। आपसे बोलेंगे टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु का जो संचरण है वो किस द्वारा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी आपकी क्या हो गई? वाहक। और संचरण क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब देखते हैं संक्रमण क्या होता है। ये बड़ी आसान सी परिभाषा देखो, ये तुम्हारा परपोषी है। ये तुम्हारा क्या है? परपोषी। परपोषी मतलब जिसके ऊपर कोई और जीव रहता है वो परपोषी होता है आपका। तो रोगजनक का ये रोगजनक है। रोगजनक का परपोषी में स्थापित होना, मतलब रोगजनक का परपोषी के अंदर प्रवेश करना है, उसके ऊपर रहना है, उसके ऊपर स्थापित होना क्या कहलाता है? संक्रमण या इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। ये देखिए लक्षण की परिभाषा देखते हैं अपने कि ये देखें, एक रोग के कारण पौधे में होने वाली बाह्य एवं आंतरिक प्रतिक्रियाओं या बदलावों को रोग के लक्षण कहते हैं। ये आप सीधा याद रखें। अभी क्या मैं बता देता हूँ आपको, रोग के कारण पौधे में होने वाले जो क्या होते हैं? आंतरिक या बाह्य बदलाव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रोग के लक्षण बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हरित लवक का नष्ट होकर क्या होना भाई? पौधे का पीला पड़ना, ये भी रोगों के लक्षण है। इसे पता लग जाता है कि हरी मीनता का शिकार हो चुके हैं पादप। पर्णकुंचन रोग, पर्णकुंचन रोग में आप देखेंगे कि हष्टपुष्ट पत्तियां होती हैं, जो क्या होती हैं? ये मान लो हष्टपुष्ट पत्ती हैं, ये ऐसे इनकी आकृति जैसे विकृत सी हो जाती है। तो अब जब आप पत्ती की संरचना विकृत होते हुए देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो पादप है ये क्या हो गया भाई? ग्रसित हो चुका है, रोग ग्रसित हो चुका है, ठीक है। तो लक्षण क्या होता है? रोग के कारण जो क्या होता है भी? पौधे की बाह्य और आंतरिक जो क्या होते हैं? बदलाव होते हैं, बाह्य या आंतरिक संरचना में जो बदलाव होते हैं उन्हें लक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं चिन्ह के बारे में बात करते हैं अपने कि पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाले रोगजनक या उसके भाग ही रोग चिन्ह कहलाते हैं। रोग चिन्ह क्या होता है भाई? पौधे के रोगग्रस्त भागों पर रोगजनक या उसके भाग का दिखाई देना क्या कहलाता है? रोग चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए छाछा या तुलसीता रोग, ये अपने पढ़ेंगे कि छाछा या तुलसीता रोग किसे कहते हैं। निवेश द्रव्य देखें या इनोक्यूलम क्या होता है? रोग जनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण स्थापित करता है, उसे क्या बोलते हैं? करने योग्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? निवेश या इनोक्यूलम बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखें इसको ढंग से कि क्या रोग जनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है या क्या करता है? संक्रमण स्थापित करने का काम करता है, उसे निवेश द्रव्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, विषाणु जो होता है, वायरस सेल को कैसे, वायरस जो होता है आपका वो सेल को कैसे करता है भाई? इन्फेक्ट कैसे करता है? वो सेल के अंदर अपना क्या कर देता है? डीएनए ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो डीएनए क्या हो रहा है, पर ये आपकी सेल क्या होगी? परपोषी। ये सेल आपकी क्या होगी? परपोषी। तो परपोषी जो होता है मतलब रोगजनक का वह भाग जो परपोषी के संपर्क में आ रहा है, तो ये रोगजनक है आपका वायरस। वायरस का कौन सा भाग कोशिका के संपर्क में आ रहा है? डीएनए। तो ये डीएनए आपका क्या हो गया भाई? निवेश द्रव्य हो गया, है ना। और ये ही संक्रमण स्थापित करने का काम करता है। देखें, रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण स्थापित करने योग्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? निवेश द्रव्य या इनोक्यूलम, ठीक है। अब वाहक की परिभाषा अपने डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए भाई, वाहक मैंने आपको बता दिया कि देखें वाहक क्या होते हैं।
वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेने का काम करता है उसे वाहक या रोग वाहक कहते हैं। उदाहरण के लिए सफेद मक्खी। ठीक है। पांडुरता देखना भाई, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? पांडुरता। पांडुरता और हरिणता में अंतर याद रखना भी, उसमें हरित लवक नष्ट हो रहा है, इसमें आपका प्रकाश के अभाव में या अंधकार में या अंधेरे की वजह से आपका पौधा पीला पड़ जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने ये देखते हैं एकांतर परपोषी। देखना, दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है उसे एकांतर क्रम परपोषी बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो, दो अलग अलग जातियों के परपोषी, ठीक है ना, पौधों में से वह एक पौधा जो क्या कर रहा है, कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है उसे एकांतर क्रम परपोषी कहते हैं। उदाहरण है भी इसका आपका पिक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटसाई कवक हेतु क्या होती है? बारबरी झाड़ी होती है। अपने देखेंगे पिक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटसाई जो होता है इसके दो प्रपोषी होते हैं। एक तो आपका होता है गेहूं की फसल और एक आपका होता है महो बर्बेरिस। ये दो झाड़ी होती हैं। तो ये तो आपका क्या होता है, प्राथमिक प्रपोषी होता है। ये जो ये क्या है, ये गेहूं है आपका, ये क्या है? गेहूं। और ये आपका क्या है? बर्बेरिस। ये क्या है? महो बारबरी की झाड़ी भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका कौन सा है? पिक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटसाई, ये कवक है। तो एकांतर क्रम परपोषी क्या होता है? देखो, ये दो परपोषी होते हैं, ये होता है इसका प्राथमिक परपोषी और ये होता है एकांतर क्रम परपोषी। ठीक है। तो देखते हैं अपने, तो पता लग गया भी आपको एकांतर क्रम परपोषी क्या होता है कि दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधे, मतलब एकांतर क्रम परपोषी होगा क्या? होगा तो आपका पौधा ही। एकांतर क्रम परपोषी जो होगा वो आपका पौधा ही होता है, ठीक है ना। देखो, कई जीव ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दो परपोषी में पूरा करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, पिक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटसाई होता है, ये अपना जीवन चक्र दो पे पूरा करता है, एक तो गेहूं पर, एक तुम्हारा बर्बेरिस पर। तो ये बर्बेरिस जो होता है इसका एकांतर क्रम परपोषी होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कवकनाशी। कवकनाशी मैंने आपको बताया था, वे पदार्थ जो कवकों को मारने के काम आते हैं उन्हें कवकनाशी बोलते हैं। ये कल अपने डिस्कस किए थे। वे कोई भी पदार्थ, मुख्यतः क्या भी देखना, मुख्यतः देखें रासायनिक होगी, ठीक है ना। कोई भी चीज मुख्यतः रासायनिक होगी जो कवक के लिए विषैला हो तथा कवक को मारने के लिए काम आता हो उसे कवकनाशी बोलते हैं। और हमने पढ़ा था सबसे पहले सर्वागी कवकनाशी थी, वो तुम्हारी किसने बनाई थी भाई? श्लेमिंग और कुल्फा ने, ठीक है ना। और याद रखें, जैसे कि मैनकोजेब, थायरम, कार्बेंडाजिम, ठीक है। अब अपने बात करते हैं पैथोवर किसे कहते हैं। देना, तो जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधों के एक विशिष्ट वंश या जाति को ही संक्रमित करता है, जैसे कि जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडिस, पैथोवर सिट्राई, केवल सिट्रस को ही संक्रमित करता है। ये देखें, इसको समझना भी, पैथोवर क्या होता है? पैथोवर का मतलब है कि जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन, ठीक है ना, जो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित पादपों के एक निश्चित वंश को ही संक्रमित करे। मतलब जीवाणुओं की जो क्या होती है, एक जाति का उपविभाजन जो क्या करे, एक विशिष्ट तुम्हारे वंश को ही क्या करे, संक्रमित करे, उसे क्या बोलते हैं? पैथोवर। जैसे मैं बताऊं, जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडिस, इसके आगे लिखा हुआ ना पैथोवर सिट्राई। मतलब ये जो जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडिस ये तुम्हारा जीवाणु जो है, ये सिर्फ सिट्राई का मतलब है, पैथोवर सिट्राई लिख दिया, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिट्रस वंश तुम्हारे को पता ही होगा, नींबू वंश जो होता है, सिट्रस वंश को ही नुकसान पहुंचाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? पैथोवर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, आगे देखें, रोग चक्र के बारे में बात करते हैं। तो सुनना, पौधे में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं शामिल होती है तथा परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव शामिल होता है, इसे रोग चक्र बोलते हैं। रोग चक्र क्या होता है अभी? रोग चक्र का मतलब होता है रोग के, मतलब कि रोग उत्पन्न होने तक, देखना भी, रोग का विकास होने तक जो भी घटनाएं होती हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है? रोगजनक का विकास की विभिन्न अवस्थाएं शामिल होती हैं और परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव भी उस घटना के अंदर शामिल होते हैं, तो उस घटना को रोग चक्र बोलते हैं, ठीक है।
सर्वागी के बारे में बात करते हैं। सर्वागी मैंने आपको कल भी बताया था कि सर्वागी क्या होते हैं। सर्वागी ऐसा रसायन होता है जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैल जाता है ना। सर्वागी विषाणु भी हो सकते हैं, सर्वागी रसायन भी हो सकते हैं, सर्वागी जीवाणु भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैल जाता है उसे सर्वागी बोलते हैं। जैसे कि विषाणु रोगजनक, ये विषाणु जो है वो रोगजनक हो गया। और कार्बेंडाजिम, ये भी तुम्हारी सर्वागी का अग्नाशी है, ये अंदर ही अंदर पूरे पौधों में फैल जाती है। और भी लिख सकते हो भाई तुम क्या, सबसे पहले कौन सी क्या बनाई थी भाई, सबसे पहले सर्वागी का अग्नाशी कौन सी बनी थी, कार्बोक्सिन। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रतिजैविक, इसकी परिभाषा ढंग से सुनना भाई। प्रतिजैविक क्या होती है, याद रखें भाई, प्रतिजैविक ऐसे रसायन होते हैं जो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। याद रखें, प्रतिजैविक क्या होते हैं, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए क्या होते हैं, काम में आते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो ऐसे रसायन जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त होते हैं तथा दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने के काम आते हैं, उसकी वृद्धि को रोकने के काम आते हैं, उसके लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें प्रतिजैविक बोलते हैं। ठीक है। अब फाइलोडी देखते हैं। पुष्पी भागों का पत्ती सदस्य संरचना में रूपांतरण होना फाइलोडी कहलाता है। जैसे तिल का फाइलोडी रोग। पुष्प के भाग कौन से होते हैं भाई, जैसे दल होता है, बाह्य दल होता है, तुम्हारा पुमंग होता है, जयांग होता है। तो ये पुष्प के जो भाग होते हैं इनका पत्ती के समान संरचना में बदलना क्या कहलाता है, फाइलोडी रोग कहलाता है। जैसे तिल का फाइलोडी एक रोग होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी सारी की सारी परिभाषाएं थी जो हमने आज डिस्कस की, है ना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम क्या करेंगे, जो रोगजनक हैं आपके, कुछ एक रोगजनक दे रखे हैं, 7-8 के करीब मेरे हिसाब से रोगजनक हैं, वो रोगजनक दे रखे हैं। उन कल से अपने क्या करेंगे, उन रोगजनकों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जितनी आज मैंने परिभाषा बताई, देख लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ी हैं। अपनों ने काफ़ी परिभाषाएं पढ़ ली, जैसे रोग, रोगजनक, परजीवी, मृतजीवी, फिर परपोषी की पढ़ी, फिर अपनों ने अतिवर्धन देखा, फिर अपनों ने अतिवर्धी या विकल्पी परजीवी प्रत्यक्ष, हरिमीनता, संचरण, संचरण के बाद क्या, संक्रमण, लक्षण, चिन्ह है। इसके बाद अपनों ने कौन सी देखी, निवेश द्रव्य, वाहक, पांडुरता, एकांतरक्रम, प्रपोषी, कवकनाशी। उसके बाद अपनों ने देखी भी क्या, पैथोवर। उसके बाद रोगजनक, उसके बाद सर्वागी, उसके बाद प्रतिजैविक, उसके बाद फाइलोडी। तो ये सारी ये परिभाषाएं हमने आज डिस्कस की। उम्मीद है आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ना। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आपके जो सवालों का जवाब है वो दूंगा ना। तो आज की वीडियो बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा ना। अगर बार बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोला जाता है, देखिए क्योंकि यूट्यूब पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वीडियो बहुत कम मिलती है। बहुत कम क्या छोड़िए, मिलती ही नहीं भी। तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर आपको हर टॉपिक की, हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।